हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। सभी बच्चे कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं। और पिछली क्लास आप लोगों ने देख आनंद भी आया होगा, लेकिन उस प्रकार का रेस्पॉन्स पिछली 2 वीडियो से आप पर नहीं मिल रहा है। शायद आप बिजी हैं और किसी और दुनिया में लगे हुए हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आप लोग अभी टाइम से नहीं जगे तो आपका करियर अंधेरे में चला जाएगा। बात ये नहीं है कि आपको यहां से पढ़ना है, बात ये है कि आपको पढ़ना है। सर्दी, बारिश, गर्मी चलती रहेगी, लेकिन कंपटीशन लगातार लगातार उस स्पीड से बढ़ रहा है कि आपका अगर एक भी दिन मिस हो रहा है तो आप बहुत पीछे जा रहे हैं। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको सारी चीजों को समझना ही पड़ेगा। मैं आता हूं अपने टॉपिक पर। टॉपिक हमारा टाइम एंड टेंस हो गया था, कंडीशनल हो गया था, मॉडल ऑक्सिलरी चल रही थी और मॉडल ऑक्सिलरी का एक पार्ट रह गया था। उसके बाद हम वोकेबलरी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कल मैंने एफिक्सिस टॉपिक पढ़ाया था। मैंने कहा था कुछ हटके पढ़ाते हैं, शायद बच्चे बोर हो रहे हैं टॉपिक को लेकर के, लेकिन वो जो टॉपिक है वो बोर होने वाला कतई नहीं है। उसको आपको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अब उस बात में बातें क्या हैं, कैसे उसको आराम से समझा जाए, प्यार से समझा जाए, तो चलिए उस बात को समझ लेते हैं, जान लेते हैं। आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चे, वो है सेमी मॉडल्स। क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है सेमी मॉडल्स। आज हम सेमी मॉडल्स को पढ़ने वाले हैं। सेमी मॉडल क्या है? बहुत प्यारा सा टॉपिक है। खैर, इससे अगर मैं क्वेश्चन कहूं तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनते हैं, लेकिन टॉपिक बहुत प्यारा है। ये इतना प्यारा टॉपिक है, इससे प्यार हो जाएगा आपको। ठीक है। सेमी फाइनल। सेमीफाइनल की अगर हम बात करते हैं तो फाइनल का आधा होता है सेमीफाइनल। आपने सुना ही होगा, हाँ या ना? सेमी का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे आधा, यानी कि हाफ। और आधे मॉडल हैं ये पूरे मॉडल्स नहीं हैं। और जब ये पूरे मॉडल्स नहीं हैं तो कैसे इसको समझा जाए प्यार से, कैसे इसको जाना जाए? इनकी संख्या कुल मिलाकर 3 होती है, जिनमें पहला होता है नीड, दूसरा होता है डेयर और तीसरा होता है यूज्ड टू। कौन कौन सा? नीड, डेयर और यूज्ड टू। 3 मॉडल होते हैं। 3 मॉडल हैं, पहला है नीड, दूसरा है डेयर, तीसरा है यूज टू। और नीड का मतलब होता है जरूरत है, नेसेसिटी। डेयर का मतलब होता है जी करेज। नेसेसिटी बोले तो जरूरत है, और करेज का मतलब है साहस है। करेज का मतलब है साहस है। ठीक है। अब बात आती है यूज्ड टू पर। काय पर? यूज्ड टू पर। और यूज्ड टू जो है, वैसे तो हम इसको ब्रेक के बाद समझेंगे, लेकिन अभी मैं इसकी बता दे रहा हूं। ये ओल्ड हैबिट को शो करता है। क्या करता है जी? ओल्ड हैबिट को शो करता है, पुरानी आदतों को शो करने का काम करता है। बात समझ में आई होगी। नीड का मतलब जरूरत है या आवश्यकता है। डेयर का मतलब होता है जी साहस है। और अगर मैं बात करता हूं आपसे काय की, अगर मैं बात करता हूं आपसे यूज टू की, तो ये ओल्ड हैबिट को शो करने का काम करता है। ये ओल्ड हैबिट को शो करने का काम करता है। सबसे पहली बात मैं बात कर लेता हूं नीड और
डेयर को लेकर के। दोनों का फंक्शन एक ही है और दोनों को समझाने के लिए मैं कुछ एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिखता हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल है आई नीड अ पेन। मैंने लिखा आई नीड अ पेन। अभी थोड़ी सी चर्चा मैं इस पर फिर से करना चाहूंगा कि मैंने कहा ये सेमी मॉडल है और सेमी का मतलब आधा मॉडल है, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेरे दोस्त ये मेन वर्ब का भी काम करता है। ये दोनों का काम कर सकता है, हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकता है और ये मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। दोनों का फंक्शन ये कर सकता है, इजीली कर सकता है। नीड का भी और सॉरी हेल्पिंग वर्ब का भी और मेन वर्ब का भी। अब यही इसमें समझना है कि कब ये हेल्पिंग वर्ब होगा और कब ये मेन वर्ब होगा। दोनों का फंक्शन अलग अलग हमें एलैबोरेट कर देना है। देखें कैसे। अगर मैं बात करता हूं आई नीड अ पेन, तो नीड यहां पर मेन वर्ब है और इस मेन वर्ब के अलावा इसमें कोई भी मेन वर्ब नहीं है। सेंटेंस कौन सा है ये? एफर्मेटिव। सेंटेंस कौन सा है? एफर्मेटिव। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या आप इसे नेगेटिव बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आप कहोगे सर आई और हम यहां लिख देते हैं डू नॉट और फिर लिख देते हैं हम नीड और उसके बाद लिख देते हैं अ पेन। आई डू नॉट नीड अ पेन मैंने यहां लिख दिया। और अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं आई डू नॉट नीड अ पेन, तो यहां आप अगर देखें तो डू नॉट ने काम किया है हेल्पिंग वर्ब का डू ने और नीड ने काम किया है यहां मेन वर्ब का। इसका मतलब इस सेंटेंस में नीड जो है केवल और केवल एक ही फंक्शन कर सकती है और वो है मेन वर्ब का। कहने का मतलब जब नीड या डेयर एफर्मेटिव सेंटेंस में केवल हो या मैं यहां लिख देता हूं अकेले हो, तो ये केवल मेन वर्ब का ही फंक्शन कर सकती है। क्या कर सकती है? सिर्फ मेन वर्ब का ही फंक्शन कर सकती है। इतनी बात क्लियर हो रही होगी। अगर इतनी बात क्लियर है अगर इतनी बात क्लियर है तो आपने यही तो देखा, इस सेंटेंस में नीड के बाद कोई मेन वर्ब है ही नहीं, और नहीं है तो चाहे ये एफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, तीनों में ये सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब का ही फंक्शन करेगी। आएगा केवल मेन वर्ब का ही फंक्शन करेगी। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब मैं अगला एग्जांपल लेता हूं, लेकिन एक मिनट। क्या मैंने लिखा आई नीड टू गो, आई नीड टू गो देयर। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप इस सेंटेंस का नेगेटिव बना सकते हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए जी सर। और इसका नेगेटिव आप सबसे पहला तो वही बनाएंगे जिसे मैं बताना चाह रहा हूं, आई डू नॉट नीड टू गो। आप कहोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस टेंस है और डू नॉट लगा दीजिए। मैं भी क्या कह रहा था कि नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकते हैं और मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं। और ये मेन वर्ब कब होंगे? ये मेन वर्ब कब होंगे साहब? ये मेन वर्ब तब होंगे जब ये हेल्पिंग वर्ब के बाद या सब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है। खैर अभी सुनिए, अभी नहीं कंक्लूजन पर आते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब भी तो बनाई जा सकती है, बिल्कुल बनाई जा सकती है। और जब ये हेल्पिंग वर्ब होगी तो नॉट से पहले यूज होगी। आई नीड नॉट टू गो देयर, आई नीड नॉट टू गो देयर। फिलहाल जो मैं बात बताना चाह रहा हूं उस बात को बारीकी से समझिएगा, नहीं तो सर के ऊपर होकर निकल जाएगी ये बात। ये कोई रिश्तेदार नहीं है तुम्हारी। ठीक, मैंने कहा ये है नीड, नीड है मेन वर्ब इस सेंटेंस में। अब मैं आपको ये कंक्लूजन पर पहुंचाता हूं कि डेयर हो या नीड हो, दोनों की दोनों काय काय का फंक्शन कर सकती हैं साहब।
ये हेल्पिंग वर्ब का भी फंक्शन कर सकती है और ये मेन वर्ब का भी फंक्शन कर सकती है। सर ये हेल्पिंग वर्ब कब होगी? या तो ये नोट से पहले आए या फिर ये सब्जेक्ट से पहले आए, या तो ये नोट से पहले आए या फिर ये सब्जेक्ट से पहले आए। और ये मेन वर्ब कब होंगी? जब ये या तो नोट के बाद आए या फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आए। ठीक, इसका मतलब यहां गौर से देखो, ये नोट है और नोट से पहले नीड है, यानी इस नीड ने काय का फंक्शन किया है दोस्त? हेल्पिंग वर्ब का। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये अकेली मेन वर्ब है, और जब ये अकेली मेन वर्ब है तो अकेली मेन वर्ब से पहले टू नहीं आना चाहिए। यही क्वेश्चन पेपर में आता है। क्या आता है साहब? ये आता है कि जब नीड या डेयर हेल्पिंग वर्ब का काम करें तो इसके बाद जो भी मेन वर्ब आएगी उस मेन वर्ब से पहले कभी भी टू का यूज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर एक मेन वर्ब आएगी तो वो बेयर इन्फिनिटिव यूज होगी। ये बेयर इन्फिनिटिव क्या है ये अभी थोड़े दिन बाद समझ में आएगी जब हम वर्ब टॉपिक को करेंगे। एक बच्चे ने कमेंट भी किया है कि वर्ब पढ़ा दीजिए। बिल्कुल जल्दी स्टार्ट करेंगे वर्ब भी। ठीक है, क्या समझा अभी आपने कि अब नीड और डेयर अगर नॉट या सब्जेक्ट से पहले आए तो ये क्या होंगी मेरे दोस्त? ये होंगी हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद जो भी मेन वर्ब आएगी उस पहली मेन वर्ब से पहले टू नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये नॉट के बाद आए और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आए तो इसके बाद जो भी मेन वर्ब आएगी उस मेन वर्ब से पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा? टू। जैसे क्वेश्चन नंबर यहां देखिए, डू नॉट के बाद नीड आ रही है तो नीड मेन वर्ब हुई, और अगर ये मेन वर्ब है तो इसके बाद जो दूसरी मेन वर्ब आ रही है इससे पहले हमें टू लगाना होगा। क्या लगाना होगा? टू लगाना होगा। मेरी बात अब तो क्लियर हो ही रही होगी। मेरी बात अब तो क्लियर हो रही होगी। ठीक है, चलो अभी हम और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा शी डेयर्स टू कॉल मी। अब मैं आपसे कहूं कि बेटा जी इसका नेगेटिव बना के बताओ, तो इसका नेगेटिव आप बनाओगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो शी डज नॉट डेयर टू कॉल मी। लेकिन इसी की जगह मैं एक और क्वेश्चन लिख लेता हूं। कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हो गुरुजी? कौन सा क्वेश्चन? मैंने क्वेश्चन में लिखा शी डेयर नॉट टू कॉल मी। शी डेयर नॉट कॉल मी। गौर से देखो इसको। मैंने कहा ये डज दी है हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट है, नॉट के बाद डेयर आ रही है यानी डेयर मेन वर्ब हुई, और अगर ये मेन वर्ब है तो कॉल से पहले टू आना चाहिए, यानी ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन डेयर यहां काय का काम कर रही है? हेल्पिंग वर्ब का। कैसे पता चला? नॉट से पहले आ रही है, और नॉट से पहले आ रही है तो ये रही आपकी मेन वर्ब, और अगर ये मेन वर्ब है तो इससे पहले आपको टू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले आपको टू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक की बात क्लियर हो गई है तो अगली बात कर लेता हूं मैं काय पर बेटा? यूज्ड टू पर। काय पर? यूज्ड टू पर। अब यूज्ड टू का काम क्या है मेरे प्यारे बच्चे? यूज टू का काम है ओल्ड हैबिट को शो करना। क्या करना? ओल्ड हैबिट को शो करना। अगर ये ओल्ड हैबिट को शो करती है, अगर ये ओल्ड हैबिट को शो करती है तो टेंस पास्ट में जाएगा। पास्ट में जाएगा तो जैसे मैंने कहा शी यूज्ड टू स्मोक, वो स्मोक किया करती थी, यानी अब नहीं करती है, उसने स्मोक करना छोड़ दिया है बेटा। शी यूज्ड टू स्मोक। मैंने कहा सी यूज टू स्मोक, वो स्मोक किया करती थी, इसका मतलब अब नहीं करती।
अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसका नेगेटिव बना दो, तो आप तुरंत कहोगे सर पास्ट की बात हो रही है तो डिड नॉट लगा दो। मैंने कहा बिल्कुल सही है। और जैसे ही आपने डिड नॉट लगाया तो इसके साथ हो जाएगा यूज, और यूज के साथ टू, और टू के बाद आप स्मोक कर दोगे। लेकिन ये यूज्ड टू हेल्पिंग वर्ब का भी तो काम कर सकती है। तो मैंने कहा शी यूज्ड नॉट टू स्मोक। आप कहोगे सर गलत हो गया, क्या गलती हुई मेरे बच्चे? आप कहोगे सर नॉट से पहले आ रहा है यूज्ड, तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो दूसरी मेन वर्ब से पहले हम टू नहीं लगा सकते। लेकिन मैं यही कहूंगा रुको, यही पेपर गलती करवाता है आपसे। क्या गलती करवाता है पेपर? पेपर ये गलती करवाता है आपसे कि यूज्ड के साथ स्मोक और टू नहीं लगा के देता ये, लेकिन ये गलत है। गलत करने का रीजन क्या है? पहली तो बात ये समझ लो कि यूज्ड के साथ टू यूज होगा ही होगा, चाहे सेंटेंस कुछ भी हो। इसका रीजन है कि यूज्ड टू की जगह पर हम एक मॉडल यूज कर सकते हैं, और वो मॉडल है वुड। और अगर हम इसकी जगह वुड यूज कर सकते हैं, अगर हम इसकी जगह वुड यूज कर सकते हैं, तो हम इसी सेंटेंस को लिख सकते हैं शी वुड नॉट, शी वुड नॉट। अब हम टू हटा देंगे और अब हम लिख देंगे यहां स्मोक। तीनों का मीनिंग एक ही है कि वह स्मोक नहीं किया करती थी। ठीक है, पहली बात समझ में आई? कुछ भी हो जाए यूज्ड के साथ हमें टू का यूज करना ही है। क्या है? करना ही है। ठीक, अगली बात, एक बात और समझ लेते हैं कि अगर यूज्ड टू से पहले हमें कोई भी बी लिखी नजर आती है, क्या लिखी नजर आती है? बी। यूज्ड टू से पहले हमें कभी भी कोई बी लिखी नजर आती है, तो इस बी के बाद जो भी वर्ब यूज होगी वो जेरेंड की फॉर्म में होगी, और जेरेंड बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे मैंने क्वेश्चन कहा शी इज यूज्ड टू रन फास्ट। आप कहोगे सर गलती कर दी आपने। मैं कहूंगा क्या गलती कर दी? आप कहोगे यूज्ड के साथ टू और टू के बाद ये रन न हो करके यहां होना चाहिए था रनिंग। क्या होना चाहिए था? रनिंग। तो इसका मतलब अगर मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए लिखूं, आई वॉज यूज्ड टू टीच इंग्लिश, आई वॉज यूज्ड टू टीच इंग्लिश, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है मेरे प्यारे बच्चे। आपको बताना है कि इसमें क्या गलती है और वो कैसे सुधारी जाएगी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो लास्ट बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस बात को आप बहुत प्यार से ढंग से आप पढ़ लेंगे। अब बात आ रही है कि क्लास बहुत छोटी आ रही है, तो ये छोटी क्लास की लास्ट क्लास है। इसके बाद क्लासेस का ड्यूरेशन बढ़ने लगेगा और जल्दी ही आपको क्लासेस लाइव देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आपको क्लासेस लाइव देखने को मिल जाएंगी। तो आज मैं यहीं विदा चाहता हूं। मॉडल ऑक्सिलरी आपकी खत्म हो गई है। ठीक है, आप कंडीशनल में भी मॉडल यूज कर सकते हैं, अब ये बात आपको पता चल गई होगी। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे कल। वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, और आप बताइए क्या आप लोग लाइव क्लास के लिए तैयार हैं, और क्या आपके साथी लाइव क्लास के लिए तैयार हैं, तो उन्हें भी चैनल पर लेके आइए। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।